हरे पापं दीपज्योतिः नमोऽस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्प्रदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिः नमोऽस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिः नमोऽस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोऽस्तुते। हमें यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है कि इस सेमिनार में योगदान दे रहे 112 विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं एवं शिक्षकों के रिसर्च पेपर के सारांश को संकलित किया गया है। सेमिनार प्रोसीडिंग एडिटेड बुक के रूप में, जिसमें 24 शोधार्थियों, शिक्षकों के शोध पत्र को संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त रामचंद्र कुमार, डॉक्टर तनवीर यूनुस, मिथिलेश दास, निशा मुखर्जी के द्वारा संपादित पुस्तक ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का भी लेखन किया गया है। मैं मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि अपने कर कमलों के द्वारा इनका विमोचन किया जाए। और ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पुस्तक के लेखक मिथिलेश दास और तनवीर सर से आग्रह करूंगा कि वे भी कृपया मंच पर आए। मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया स्मारिका का विमोचन करें। भैया आगे थोड़ा हटिएगा भैया। अब मैं मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आज के कार्यक्रम से संबंधित प्रोसीडिंग्स का भी उद्घाटन करें। अब मैं मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा वे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पुस्तक का भी अनावरण करें।
लेडीज एंड जेंटलमैन, टी रेमंड की उक्ति है, मन में विहार करने वाले दिशाहीन विचारों का पुंज अव्यवस्थित इच्छा शक्ति और अनियमित जीवन तथा कलाओं में संगतिहीनता लाता है। हमारी यह विचार गोष्ठी पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर सके, इसके लिए विचारणीय बिंदु का स्पष्टीकरण आवश्यक है। विषय प्रवेश के लिए मैं डॉक्टर रामचंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर आरएसपी कॉलेज झरिया को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सभी लोगों को जोहार। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद के माननीय कुलपति वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर राम कुमार सिंह सर, मंच पर आसीन विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय, अन्य अतिथिगण और सभागार में उपस्थित सभी विद्वत जन, अध्ययनकर्ता और साथियों, बड़े हर्ष के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि एक छोटी सी प्रयास आरएसपी कॉलेज झरिया के माध्यम से आज से 4-5 महीना पहले किया गया था। महाविद्यालय के शिक्षकों ने एक मीटिंग आयोजित की और फिर यह निर्णय लिया कि अकादमिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन होना चाहिए। और फिर सभी के सहयोग से एक प्रपोजल झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल को भेजा गया और फिर हम लोगों को उसकी स्वीकृति मिली और इसी का परिणाम है कि आज का यह एक दिवसीय संगोष्ठी हो रहा है। जहाँ तक विषय का बात है तो इस विषय की एक व्यापक पृष्ठभूमि है। मैं उस पृष्ठभूमि में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में सतत विकास और समावेशी विकास का जो लक्ष्य है वो आवश्यकता नहीं, बाध्यता है। हम मानव पर्यावरण के बीच के संबंधों को जिस तरह से देखते हैं, हम पाते हैं कि एक बहुत बड़ी लंबी खाई बन गई है और जिसे भरना बहुत मुश्किल है। हम अनगिनत पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहे हैं और समाज कई प्रकार के संकट से घिरा हुआ है। और फिर जब समाधान की बात सामने आती है तो दुनिया भर के जो चिंतक हैं वो इन दो प्रतिमान पर, दो नीति पर आकर के टिकते हैं। एक सतत विकास कि हम ऐसा विकास करें कि आज की पीढ़ी को भी मिले और आने वाले पीढ़ी को भी वो सभी संसाधन मिले जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ समाज के वो हर वर्ग को एक समान रूप से अवसर और संसाधन मिले ताकि वो एक समान रूप से आगे बढ़ सके। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह है, निदर्शन की तरह है, प्रतिमान की तरह है, जो हर मंच, हर प्लेटफॉर्म पे विमर्श का एक आयाम क्रिएट किया है। और जब हम झारखंड को देखते हैं तो झारखंड के निर्माण के 25 वर्ष हो गए। प्रकृति संपदाओं से परिपूर्ण राज्य आज हाशिए पे खड़ा है और दुर्भाग्य की बात यह है कि झारखंड के साथ दोनों चीज़ें हुई हैं। एक तो प्रकृति का जो संकट है वह और सामाजिक संकट। आज का जो विमर्श है इसी विषय पे रखा गया है कि हम झारखंड की जो प्राकृतिक समृद्धि है और जो इसकी सामाजिक विविधता है उसको हम कैसे बैलेंस करके चलेंगे और विकास को भी एक नई गति देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
निदा फाजले ने क्या खूब कहा है, चांद से फूल से या मेरी जवां से सुनिए, हर जगह आपका किस्सा है जहां से सुनिए। कौन पढ़ सकता है पानी पे लिखी तहरीरें, किसने क्या लिखा आबे रवां से सुनिए। हमारे बीच एक शिक्षा जगत की ऐसे नामचीन हस्ताक्षर हैं जो सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य जो झारखंड का है उससे गहरा जुड़ाव रखते हैं और सामाजिक विज्ञान के पूर्व संकाय अध्यक्ष के रूप में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। आज के कीनोट स्पीकर के रूप में मैं डॉक्टर रंजना श्रीवास्तव मैम को मंच पर आमंत्रित करता हूं। Honorable Chairperson of the conference today, respected deans of various faculties, faculty members, teachers from this college and other colleges, research scholars, my dear students, and guests who have come to the one-day seminar today. I have been assigned a very crucial role, a keynote speaker, but the subject of today's seminar is such that will interest all. ये सबके जहन में आता है कि चैलेंजेस क्या है झारखंड में, क्या यूनिक चैलेंजेस है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैलेंजेस है। आज के समय में हमारे पास अपार संभावनाएं हैं और सरकार कर भी रही है, और कहाँ पर त्रुटि है, कहाँ हम सहयोग दे सकते हैं। सो इस तरह के विचार, आई विल जस्ट थ्रो ओपन the points before you because I expect the research scholars who will be presenting papers and who have already given their papers, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उससे कुछ अच्छा निकल करके आएगा ताकि इस सेमिनार का कुछ एक रस निकाल करके हम पॉलिसी के रूप में दे सकें। So I will address the all the policy makers, the social thinkers, the citizens. अभी हमने यहाँ स्टेज पर एक बहुत सुंदर परिचय देखा यहाँ की संस्कृति का, जो कि ये पीछे जो बैनर लगा हुआ है उसमें भी दिखता है, और हमेशा हम लोग बोस्ट करते चले आए कि झारखंड एक समृद्ध राज्य है। और जब झारखंड बना था तो हमारी यही कल्पना थी, यही विश्वास था कि हम बिहार से अलग हुए, इस समृद्धि को लेकर के चलेंगे और बहुत जल्दी ही हम झारखंड के अग्रिम राज्यों में अपना स्थान बना लेंगे। लेकिन आज 25 वर्षों के बाद भी वी आर ashamed, वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी कैनॉट जस्ट रेस्ट एट दैट। यह बोल करके हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो सकती है, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर वी स्टैंड टुडे। But I call upon the youth today to take this the challenge, और प्रण करके आप यहाँ से जाएंगे कि इसमें बदलाव लाने का आपके स्तर पर जो प्रयास होगा वो जरूर करेंगे, क्योंकि ये हमारा राज्य है। झारखंड में इट्स अ रीजन ऑफ प्रोफाउंड पैराडॉक्स, है ना। मिनरल रिच 40%, ये सब डेटा तो मिलते चला आया है। 40% ऑफ द मिनरल्स आर इन झारखंड, बट स्टिल अगर अंडर डेवलप्ड कंट्री स्टेट्स में देखेंगे तो हम सबसे नीचे डेवलपमेंट के पायदान पर हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें हमारा बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन सभी पहलुओं पर वी स्टैंड वेरी पुअर। But this is not what we have come to say or depict in this seminar today. We have come here
to talk of the key issues, the challenges, and what is happening, what resources we have, and how we can take this forward. And with that purpose, I stand here today. I congratulate the organizers of this seminar who have chosen such an apt topic for the seminar today. I am thankful to the Vice Chancellor and other officers of the university जिन्होंने इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने का परमिशन दिया, और आई एम इक्वली थैंकफुल दैट दे आर प्रेजेंट टुडे टू लिसन टू द deliberations that go on in this seminar. अभी तक 25 साल जो बीत गया, इसके बाद का जो फेज आया, ये अगले 10 साल का जो फेज है, इसके लिए एक रोड मैप बना हुआ है झारखंड में, और इसको हम कहते हैं अनेबलिंग फेज. नाउ व्हाट इज द मेन चैलेंज, अगर एक लाइन में हम कहेंगे, जिसके बारे में कुछ और प्रकाश हम डालेंगे आगे, वो ये है कि आवर इकोनॉमी इज अ मिनरल रिच इकोनॉमी, जहाँ की रिसोर्स मिनरल रिसोर्सेज है और रेवेन्यू भी हमारा मिनरल से ही आता है. नाउ, और वो मिनरल कैसा है? दोज मिनरल्स जो डिप्लीट होता जाएगा, दे आर नॉट रिन्यूएबल, एंड एक समय आएगा जब इंडिया नेट जीरो की ओर जा रहा है, जहाँ पर फॉसिल और फ्यूल का यूज़ खत्म होने जा रहा है. वैसे परिस्थिति में झारखंड जो सिर्फ अपने मिनरल पर खड़ा है, क्या सस्टेन कर पाएगा? उसका प्रोडक्शन बेस मिनरल है, एम्प्लॉयमेंट बेस मिनरल है, मोस्टली डेटा कुछ देंगे, उसका रेवेन्यू बेस तो प्राइमरीली मिनरल है, जीएसटी 50% कोल से है. तो इस तरह, और जो यहाँ के लोग हैं, जो कार्य शक्ति है यहाँ, वो भी खासकर झारखंड के रीजन में ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिनरल से जुड़ा हुआ है. और इनको जब मिनरल को इंडस्ट्री ही खत्म हो जाएगा, तो इनको उठा करके ले जाना, इनको रीस्किल करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए है. सो इट इज़ क्रिटिकल ड्यूरिंग दिस टाइम. एनेबलिंग फेज में जो फॉसिल रेवेन्यू आ रहा है, उसको सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ऐसा डाइवर्ट करना कि ये जो ट्रांजिशन होगा इकोनॉमी का, वो जस्ट, वो फेयर ट्रांजिशन होगा. और इसी के बारे, जो फेयर ट्रांजिशन के बारे हम बात करते हैं, तो झारखंड स्टेट एक अकेला स्टेट है जिसने एक टास्क फोर्स बना के रखा है ये फेयर ट्रांजिशन के लिए. एंड दैट, उसके अचीवमेंट्स का भी हम जिक्र करेंगे यहाँ कुछ, और कहाँ काम बाकी है ना. सो इन दिस जस्ट ट्रांजिशन, रामचंद्र जी ने बहुत छोटे परिचय में उन्होंने ये द मेन issues of this seminar he has brought forward, that what are the challenges and what are the way ahead, what are the strategies. So the just transition poses a risk for Jharkhand, as I will expose before you. And this risk, बहुत से लोग अगर रिस्क को ही नहीं देखेंगे तो वो रिस्क को ओवरकम नहीं कर सकते हैं. We have foreseen the risk, it is before us, and in the light of the risk that we see, जो ट्राइबल डोमिनेटेड हमारा कम्युनिटी है, जो रूरल कम्युनिटी है, 74% एग्रेरियन है, सिर्फ 13% जाता है जीएसडीपी को हमारा एग्रीकल्चर से. ऐसा इकोनॉमी किस तरह से इस ट्रांजिशन में अनएम्प्लॉयमेंट हुए बिना, और देश को हम मिनरल रिच स्टेट के जस्ट एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल से जो रेवेन्यू आ रहा है उससे हट करके हम एक नया झारखंड बना सके. और धनबाद, जहाँ पर ये सेमिनार हो रहा है, ये तो कोल कैपिटल है झारखंड का, और मेनी ऑफ अस आर अवेयर दैट इन पर कैपिटा इनकम इट इज द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया with 1,65,000 to 1,80,000 पर कैपिटा इनकम है, जबकि भारतवर्ष का भी एक 1,50,000 से 1,60,000 है ऑल इंडिया एवरेज. बट धनबाद हैज दिस वेरी हाई पर कैपिटा इनकम. इट इज 20 to 30% मोर देन द पर कैपिटा इनकम ऑफ झारखंड, विच इज अबाउट 1,35,000. तो इसका मतलब क्या हुआ कि झारखंड, धनबाद में है ना पर्याप्तता है, बहुत प्रचुर धन है, तो क्या यहाँ हम सब सुखी हैं, हम धनी हैं? नहीं. सो व्हाट होल्ड्स फॉर धनबाद, दैट abundance does not assure prosperity. The same thing holds for Jharkhand also. We have abundance, but we do not have prosperity.
So the first part of what I will bring before you is what are the key challenges. एक यूनिक तरह का चैलेंज हमारे स्टेट को है, जो की इश्यूज को हम पहले एड्रेस करेंगे। और सबसे पहला क्या है वो इकोनॉमिक चैलेंज, बिकॉज आई एम अ पर्सन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आई लव माई सब्जेक्ट। सो मैं सबसे पहले आपके सामने इकोनॉमिक ही चैलेंज रखूंगी। देर आर अदर चैलेंजेस ऑल्सो, but the greatest economic challenge is this over dependence on fossil fuel. As I just said, सब कुछ वहीं से आता है, लेकिन आता है तो क्या, we could be very happy. But the greatest risk, one of many risks, but the greatest risk is the fiscal risk. है ना, फिस्कल किसे हम क्या मीन करते हैं, जो सरकार का आमदनी और खर्च का जो स्रोत है, ये जो हमारा फिस्कल बजट है, इसको ये बहुत बड़ा रिस्क पोज करता है। और उसमें पहला क्या है कि जो कोल से रेवेन्यू आता है ये बहुत वोलेटाइल है ना। ये डिपेंड किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एक तो डिमांड पर, है ना। तो जहाँ पर ये एक्सपोर्ट होता है उनका डिमांड भी वोलेटाइल है और धीरे धीरे उसमें वो कमी लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो नेट जीरो की ओर जाना चाह रहे हैं तो इसका डिमांड कम होता जाएगा। Plus, the supply is also very erratic of coal due to various reasons I will not get into. So, इस तरह से जो फिस्कल रिस्क ये है कि अभी जो हमारा रेवेन्यू का करीब, टोटल रेवेन्यू का करीब 32% है ना, वो आता है फॉसिल फ्यूल से, which is a very high percent, and about 50% of our GST comes only from the sale of coal. तो इतना बड़ा डिपेंडेंस हमारा है फॉसिल फ्यूल पर। और एक तरह से अगर हम कहेंगे, अगर जो देखिए स्टैटिस्टिक्स अगर कहते हैं ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइफ, है ना, जो इससे परिचित है। हम क्या कहते हैं, एक होता है सिंपल लाइफ, है ना, जस्ट झूठ बोल दिया, कोई इसका मतलब नहीं। देन देयर आर डैम लाइज, आप एकदम, है ना, यू स्वेयर एंड टेल दैट दिस इज दिस एंड वेयर इट इज अ लाई। एंड द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ लाई इज स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हम फिगर देते हैं, है ना। एक ग्लास आधा भरा हुआ है तो हम बोलेंगे दिस ग्लास इज सो फुल, दिस इज दिस सो मच मिलीलीटर्स ऑफ वाटर, बट जो खाली है उसके बारे तो हम नहीं कहते हैं। उसी तरह से जितने स्टैटिस्टिक्स आते हैं हमारे सामने, है ना, वी नीड टू एनालाइज इट, वी नीड टू गो डीप इनटू इट। आई विल आल्सो प्रेजेंट सम स्टैटिस्टिक्स, मे बी फ्रॉम अ कलर्ड लेंस आई विल प्रेजेंट, but those who want to analyze will go deeper into it. So I say that Jharkhand is a revenue surplus, हमारा revenue surplus economy है। मतलब जो revenue आता है और जो planned expenditure है, जिसमें कि salaries, pensions, subsidies, डेट मैनेजमेंट, ये सब जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, इससे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। बहुत खुश हो जाते हैं, 2.6% की कुछ ज़्यादा रेवेन्यू आता है। बट दिस इज़ वेरी शेमफुल बिकॉज आवर प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज़ वेरी 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 हाई। वी डोंट नीड सच हाई प्लान्ड एक्सपेंडिचर। बट व्हेन वी टॉक ऑफ फिस्कल डेफिसिट, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ये इतना बड़ा है। अभी भी रेवेन्यू फिर भी बहुत बड़ा है, सिर्फ 2.2% फिस्कल डेफिसिट है। और अगर देश के हर एक स्टेट को देखेंगे तो इतना अच्छा है, इतना फिस्कल डेफिसिट अच्छा है। बट रिस्क क्यों है? रिस्क इसलिए है क्योंकि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स जहाँ जा रहा है वहाँ से परे जाना है। अब नॉन फॉसिल फ्यूल में डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स जाना है, नॉट द सेम, बिकॉज वी आर गोइंग टू लूज आवरसेल्फ आउट इफ वी रन आफ्टर ओनली coal and other revenues, and this surplus that we have बहुत जल्दी डेफिसिट में बदल जाएगा। उसके बाद हमारे पास environmental liabilities cost भी बहुत है। The cost of technical and biological reclamation of coal mines is very high, है ना। 1.5 लाख करोड़ है जो माइन, आप तो माइनिंग क्षेत्र में ही रहते हैं, and we know what this is doing to our economy। तो इसका भी एक खर्च कॉस्ट है, ये हमारा फिस्कल बर्डन है ना। और अगर हम कोल पर डिपेंड करते हैं तो फिस्कल हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम रहता है, क्योंकि कहीं और से आने का रेवेन्यू चांस नहीं है। तो जो हमारा एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सेक्टर्स पर जो डेवलपमेंट होना है, जो कि ह्यूमन बींग्स को रीस्किल करेगा, उसमें बहुत कमी आती है और इस पर जोर देने की आवश्यकता है। उसके बाद जो डेट सर्विसिंग है ना, डेट जो है, डेट बहुत कम है हमारा। डेट बढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये डेट सर्विसिंग होगा कहाँ से? इसके लिए भी एक सरप्लस आना पड़ेगा।
फॉर दैट झारखंड इज नॉट प्रिपेयर्ड कि अगर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू का सोर्स तो घटने वाला है. वेयर विल वी फाइनेंस आवर डेट एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम? So this is the time we have to rethink about the just transition. Then there is also another aspect which we talk of, that is called the resource curse. बहुत लोग maybe अभी आप लोग अपने लेक्चर में बात करेंगे, है ना, poverty in the midst of plenty जिसको कहते हैं. We are resource rich, but this resource richness is a curse for us. हम लोग ऐसा देखते हैं कि हमारे पास 40% मिनरल वेल्थ है, लेकिन हम मोस्ट अंडर डेवलप्ड स्टेट है. हम रिचेस्ट मिनरल्स हैं, लेकिन हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है. हमारे पास सबसे रिच, वी आर रिच इन फॉरेस्ट्स एंड मिनरल्स, बट द कंडीशन ऑफ आवर फॉरेस्ट्स आर डिप्लीटिंग द मिनरल्स. उसके बारे में आपको अभी हम डेटा देंगे. हैवी माइनिंग करते हैं, लेकिन हमारे पास इसका फॉरवर्ड लिंकेज भी नहीं है, बैकवर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है ना. इफ दिस इंडस्ट्री देयर वाज अ बैकवर्ड लिंकेज, तो हमारे जितने हम खड़े हैं, हमारे जो बच्चे हैं ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से निकल गए हैं, तो माइनिंग सेक्टर को इसको यूज करना चाहिए था एज एन इनपुट फ्रॉम द एजुकेशन सेक्टर. दैट इज नॉट हैपनिंग. The youth are not getting employed in this sector. There is large scale out migration, brain drain from our sector. तो ये backward linkage तो है ही नहीं, साथ साथ forward linkage भी नहीं है. जो प्रोड्यूस होता है हमारे मिनरल माइनिंग सेक्टर में, वो झारखंड के अंदर बहुत कम प्रतिशत में हम रखते हैं. वैल्यू एडिशन उसका झारखंड में नहीं होता है, ये बाहर के स्टेट्स में चला जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है. तो एक तरह से अगर हम कहेंगे कि इंडिया एक कॉलोनियल इकोनॉमी था ब्रिटिश रूल में, तो आज के दिन झारखंड भी एक कॉलोनियल स्टेट है इंडिपेंडेंट इंडिया में भी, क्योंकि हम, है ना, प्राइमरी ओर्स को ही भेज दे रहे हैं, वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हैं और इंडस्ट्रीज उसके के लिए नहीं लगा पा रहे हैं. सो दिस इज द रिसोर्स कर्स पैराडॉक्स दैट वी आर फेसिंग. द सेकेंड इशू इज द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द जल, जंगल एंड जमीन प्रोटेस्टर्स. है ना, उनकी एक आवाज है और उनको किस तरह से दबाया जा रहा है, और जिनको ये सब कुछ जिनका था उनको किस तरह से एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यक है. ये जो मिनरल रिच स्टेट है, इसमें एडवर्स सोशल कॉस्ट है. अगर थोड़ा इकोनॉमिक्स कोई जानता है, पिगोवियन इकोनॉमिक्स, तो हम क्या कहते हैं कि समाज में अगर कुछ भी रिसोर्स है उसका यूज होता है या कुछ सरकार खर्च करती है, तो वो कहाँ तक खर्च करना चाहिए, ऐसा खर्च करना चाहिए जो कि उस खर्च से का जो सोशल कॉस्ट है और प्राइवेट कॉस्ट है बराबर हो. लेकिन यहाँ क्या है, प्राइवेट कॉस्ट से कहीं अधिक है हमारा सोशल कॉस्ट. इस माइनिंग के चलते जो हमारा डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो रहा है, पानी दूषित हो रहा है, हवा दूषित हो रहा है, हेल्थ जो है का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और ये जो सोशल कॉस्ट है ये प्राइवेट कॉस्ट से कहीं अधिक है, और जो बेनिफिट है, सोशल बेनिफिट, वो बहुत कम है प्राइवेट बेनिफिट की तुलना में. तो ये संतुलन अगर पीहू के समय का भी इकोनॉमिक्स हम लगाएंगे, तो देयर इज डिसप्रपोर्शनेट एक्सपेंडिचर ऑन मिनरल्स एंड द आउटपुट इज नॉट बेनिफिटिंग द सोसाइटी. दूसरी बात हम झारखंड के कहेंगे तो ये जो हमारा जो कम्युनल जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, आदिवासीज है, को मुंडा, उरांव, संथाल्स, इनके लिए जो जल, जंगल और जमीन है, दे आर नॉट जस्ट फिजिकल एंटिटीज, दे रिप्रेजेंट आइडेंटिटी, देयर स्पिरिचुअलिटी, देयर सर्वाइवल. बट झारखंड में वी फाइंड दैट देयर इज एलिनेशन ऑफ जमीन. नाउ हमारे पास CNT एक्ट है, SNT एक्ट है, लेकिन वो होता क्या है कि जमीन ट्राइबल के पास ही रहना है, लेकिन हर का, है ना, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, एंड देयर इज वन क्लॉज इन पब्लिक इंटरेस्ट प्रोजेक्ट्स. अब इसके नाम पर उनका जमीन तो हम ले लेते हैं, लेकिन उनको तो उसका फायदा नहीं मिलता है. एंड दे हैव फॉर जेनरेशंस, वो सिर्फ उसी जंगल और ज़मीन पर ही अपना जीवन बसर करते थे, वही उनका लाइवलीहुड था. और वो ज़मीन जब उनसे चला जाता है तो वो दे आर नॉट इक्विप्ड विथ एनी, और बहुत बेमन से वो माइग्रेट कर रहे हैं, और उसका जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट विल टेल अस बेटर दैन मी.
नाउ व्हेन वी आर लूजिंग आवर फॉरेस्ट, जब माइनिंग होता है या जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है झारखंड में, वो फॉरेस्ट पर डायरेक्ट प्रहार हो रहा है। और हमारा नाम ही पड़ा था झारखंड, वी वर अ लैंड ऑफ फॉरेस्ट। But what is happening to our forest? Area तो shrink कर ही रहा है. We all have ample data. Not only is the area shrinking, the quality of the jungles are also shrinking. पहले हम यहाँ हजारीबाग जब आते थे तो नेशनल फॉरेस्ट बचपन में जाते थे, वहाँ का मौसम माहौल अलग था और कोई ना कोई जानवर रोड क्रॉस करते या दिख जाती थी। आजकल आप रात भर रह जाइए, कोई जानवर, एक खरगोश या इसके सिवा आपको कुछ दिखने वाला नहीं है, बिकॉज द फॉरेस्ट आर, दे हैव लैक्ड द डेंसिटी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड, है ना, एनिमल। सो फ्लोरा फौना सबका डिग्रेडेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम झारखंड के कंटेक्स्ट में ये चैलेंज करेंगे तो ये जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स था, जो फॉरेस्ट से मिलता था, ये करीब 70 to 80% ट्राइबल लाइवलीहुड को सपोर्ट करता था। बहुत तरह के प्रोडक्ट्स मिलते थे और इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स, इन सब में वॉल्यूम एंड प्राइस इज ऑल्सो, इफ आई जस्ट टेक वन इंस्टेड ऑफ लाख, नाउ लाख का वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन तो गिर ही रहा है, लाख का ऑल्टरनेटिव यूज आ गया, सिंथेटिक्स आ गया, बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ, इवन द क्वालिटी ऑफ लाख इज पुअर। अगर हम महुआ की बात करें तो महुआ का भी बहुत यहाँ मेडिसिनल यूज है, बहुत यूज है, लेकिन महुआ का जो फ्लावर, बिकॉज अब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, फॉर ऑल रीजन वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जो फ्लावरिंग सीजन और रेनफॉल का सीजन मैच नहीं कर रहा है, तो ये जो पानी बारिश हो रही है, ये फ्लावर्स को रॉट कर दे रही है, सूखने से पहले बारिश आ रही है। उसी तरह इमली का जो पेड़ है, उसमें इतना हीट है यहाँ के जंगल में कि वो स्टंटिंग हो गया इमली में, उसका भी क्वालिटी, अदरवाइज वी वेर एक्सपोर्टर्स ऑफ टैमरिंड ऑल्सो। ये छोटे छोटे प्रोड्यूस को हम बहुत उत्पादन करते थे और जंगल का बहुत क्षति हो रहा है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इट इज नॉट दैट गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग, आई विल ब्रीफली टेल व्हाट इज बीइंग डन। देन देयर इज अ स्किल गैप ऑल्सो। What is needed? We don't have the skills. यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं भी, वहाँ एम्प्लॉयमेंट बाहर के लोगों का हो रहा है। अगर हम बात करें, जो आई थिंक प्लेटफॉर्म इज नॉट अप्रोप्रिएट, the university level also there are posts, but our teachers are not getting the posts because of course. So इस तरह से स्किल है भी तो अपस्किल नहीं हो रहे हैं, स्किल्स है भी नहीं। जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इवन इफ आई से ISM, है ना, ये स्टडी से प्रूव हुआ कि वहाँ जो कोल माइनिंग का टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाता है वो 19th सेंचुरी का टेक्नोलॉजी है। दे हैव नॉट अपस्केल्ड। व्हेन यू गो टू मॉडर्न माइंस हियर, यू विल फाइंड बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, बट हाउ मच ऑफ इट इज टॉट इन द इंस्टीट्यूशन? वी स्टिल एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वी प्रिफर द ट्रेडिशनल टीचिंग। Then the compensation pitfalls. One time आपके जमीन का compensation मिल गया, and we know the tribal community, they live for the present. They are very happy. They have been living for the present, and they are very happy with that. So one time जो उनको मिलता है, उसको वो capital बना नहीं पाते हैं, और साल भर के अंदर ही जो compensation मिलता है, उसे वो deprived हो जाते हैं, और उनकी स्थिति वही के वही रह जाती है। Out migration बहुत ज़्यादा है, और वहाँ तो वो हमेशा एलियंस ही बन के रहेंगे, कभी इंटीग्रेट हो नहीं पाएंगे। वी हैव टू थिंक हाउ टू स्टॉप दिस। और ये तो आउट माइग्रेशन बाय विलिंगली है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रूप में आउट माइग्रेशन हो रहा है, ये अलग ही मैटर है, बट दे आर ऑल लिंक्ड टू द, I'm sure there must be papers on this aspect also. Then there is the cultural erosion also which is happening. और इस मामले में जो पेशा कानून अभी आया है, वो ग्राम सभा को कुछ पावर्स दिया है जिससे कि वो लोग डिसाइड कर सके, दे हैव कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, दे हैव कंट्रोल ओवर व्हाट प्रोजेक्ट्स विल बी implemented. So then I will also talk of if there is the migration which I was talking. अगर हम कहेंगे तो हमारा माइग्रेशन ऑफ ब्रेन्स एंड ब्रॉन्स दोनों ही हो रहा है। Now when these brains are going, the skilled people, जो गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया आप लोगों पर हायर एजुकेशन पर, वो जहाँ उनको मौका मिलता है वो बाहर चले जाते हैं in search of greener pastures. Now what is happening? First of all, we are losing the skill. They could be entrepreneurs here, they could be good employees here. उनसे हमारा टैक्स बेस चला जा रहा है। They were the people who would pay the tax to the city, वो चला जा रहा है। और अगर दूसरी ओर अगर हम देखते हैं कि अगर जो ब्रॉन्ज जो लेबर पावर जा रहा है, तो जो लेबर यहाँ से आउट माइग्रेशन हो रहा है,
उसका दुष्परिणाम डायरेक्ट अगर जस्ट ब्रीफली हम कहेंगे तो फैमिलीज डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर आप गांव में जाकर के देखिएगा तो जो अर्निंग एबल बॉडीड पर्सन है वो चले जा रहे हैं। अब उनका जो जमीन रह जा रहा है वो बैरन है, उसका देखभाल करने के लिए, घर में बुजुर्गों का देखभाल करने के लिए महिलाएं रह जाती हैं जो वहाँ के पशुधन का, जमीन का जितना हो सकता है देखभाल करती है, बहुत कठिन परिस्थिति में रहती हैं और इसलिए वो इलीगल ट्रैफिकिंग का भी वो है ना बलि उनका चढ़ जाता है। So then Jharkhand remains, the rural areas remains a remittance economy. जब आएगा बाहर से बेटा चला गया, जब आएगा कुछ पैसा लाएगा तो उससे कुछ घर का मरम्मत होगा। It is a very pitiable situation that we find. And when we are exporting our ores, we are not transforming into high valued value addition नहीं कर रहे हैं, तो हमारा GSDP का साइज कभी बढ़ नहीं सकता। हमारे पास रिसोर्सेज है which we could have enlarged, which we are not doing. जो हमारे यूथ बाहर जाते हैं उनके पास सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज का बैरियर होता है, इसलिए अच्छे जॉब में वहाँ नहीं जा पाते हैं। अगर उनको उस तरह से भी आप स्किल करके भेजें तो भी वो वहाँ पर जा सकते हैं। देन वी हैव द अग्रेरियन पैराडॉक्स, जो एग्रीकल्चर पर हमारे जो यहाँ का 74% एग्रीकल्चर पर है, जो पर अनलाइक यूपी और अदर स्टेट्स ऑफ पंजाब जहाँ पर हमारा उनका कंट्रीब्यूशन 90-95% फ्रॉम एग्रीकल्चर है, यहाँ का हिली टेरेन है, तो हम यहाँ बहुत मॉडर्न मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर नहीं लगा पाते हैं, जिसके चलते जो उत्पादकता है वो बहुत कम रहती है और मोनोक्रॉपिंग है, कैनाल्स नहीं हो सकता है यहाँ, तो इरिगेटेड लैंड भी बहुत कम है और सबसे बड़ा हिंड्रेंस हमारा प्रोग्रेस के लिए जो है वो हमारा लैंड राइट्स है। ट्राइबल्स चाह करके भी नॉन ट्राइबल्स को या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में दे नहीं पाते हैं, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इन परिस्थिति के रूप में अगर हम देखें तो ये हमारे चैलेंजेस हैं आज के दिन में और ये हम सभी जानते हैं और इनके लाइट में there is a silver lining. It is not that we are only facing challenges, which still very soon at the right time we have seen our challenges, we have identified our challenges. So the silver lining is that the government has identified its strengths also. और कैसे हम just transformation कर सकें इसको भी outline कर दिया गया है। और सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स का गठन हो गया, सिर्फ झारखंड में हुआ है, बहुत सारे स्टेट्स में सिमिलर ऐसे परिस्थितियां हैं, लेकिन हमारा स्टेट ये कर चुका है और 2050 का एक हमारा एक विजन है जिसमें कि हमारा जो अभी कार्बन एमिशन है उसको 60% कम कर दें और हमारा रेवेन्यू भी जो आ रहा है उसी प्रोपोर्शन में कम करें, नॉन कोल रेवेन्यू से ले, इस तरह से। तो हम झारखंड गवर्नमेंट ने 8 थीमेटिक एरियाज को चुना है जिस पर काम हो रहा है, जिस पर मैं ब्रीफली लाइट डालूंगी बिकॉज आई नो आई एम स्ट्रेचिंग माई टाइम। सो सबसे पहला इज द जस्ट ट्रांजिशन इन एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनर्जी ही जो है हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है। तो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जिसमें ईवी आता है, जिसमें क्लीन पावर आता है, ग्रीन मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन आता है जिसका पावर प्लांट जमशेदपुर में बना है, इस तरह के बहुत प्लांट्स बने हैं क्योंकि आइडेंटिफाई हो गया है ईवी व्हीकल्स और ग्रीन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ये शुरू हो गया है झारखंड में एंड वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट फॉर द इनिशिएटिव्स टेकन। देन देयर आर आल्सो क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स, आज ग्रीनलैंड को ट्रम्प लेना चाह रहा है because of the critical minerals it has. So Jharkhand not only has these minerals which is in abundance, it also has critical minerals and we have जो ग्राफाइट है पलामू में वो बैटरी एनोड्स के लिए बहुत अच्छा है, ये भी आइडेंटिफाई हो गया है। हाई एनर्जी कैथोड्स के लिए निकल और कोबाल्ट लगता है, सिंहभूम में ये बहुत है, ये भी देखा जा चुका है। कॉपर जो है वो बैटरी फॉयल और वायरिंग में लगता है और ये घाटशिला और सिंहभूम में बहुत है। इस तरह से हमारे पास अगर हम फॉसिल फ्यूल से हट भी जाए तो हमारे पास क्लीन एनर्जी के लिए अपार संभावनाएं हैं और इस पर काम हो रहा है। उसके बाद एक और बहुत अच्छी बात है कि झारखंड के पास रिसाइकलिंग एडवांटेज है। अगर हमारे पास अधिक तो नहीं है लेकिन अगर बोकारो या जमशेदपुर या HEC जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं तो वहाँ का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है
उनका रिसाइकलिंग प्लांट हमारे स्टेट के अंदर है। और एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हमारा इकोनॉमी लीनियर इकोनॉमी है ना। लीनियर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो उसका मुख्य टेनेंट क्या होता है? यू यूज द रिसोर्सेज, यू टेक द रिसोर्सेज, यू यूज इट एंड यू देन थ्रो इट एज वेस्ट। ये एक होता है लीनियर इकोनॉमी। लेकिन अगर सर्कुलर इकोनॉमी होता है तो सर्कुलर इकोनॉमी यू रिड्यूस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स, नॉट ओनली दैट यू रीयूज द रॉ मटेरियल एंड नॉट ओनली दैट यू रिसाइकिल द वेस्ट। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे तो झारखंड में एक मैन्युफैक्चर्ड सैंड, एम सैंड के रूप में इसका उत्पादन हो रहा है। जो मिनरल से सैंड, सॉइल और रॉक का वेस्ट निकलता है उसे एम सैंड बन रहा है। Now this will reduce our dependence on the natural sand. सैंड माफिया भी है और सैंड का प्रॉब्लम भी है। सैंड अबंडेंट नो डाउट, बट ये तो कभी एग्जॉस्ट होगा। सो वी हैव दिस एम सैंड। देन द फ्लाई ऐश थर्मल पावर से है, उसे ब्रिक्स बन जाता है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में 100 to 300 किलोमीटर रेडियस ऑफ अ फ्लाई ऐश अगर फैक्ट्री है तो उनको उसी का ब्रिक्स यूज करना है। देवघर में प्लास्टिक पार्क बना है। उसके बाद स्टील का जो स्लैग होता है वो एसीसी और डालमिया जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज हमारे पास है जिनके पास जा रहे हैं। फॉर्मल कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट जो हमारा डिस्पोजल होता है लैपटॉप्स या मोबाइल्स पर, उसका भी सेंटर्स बना हुआ है। We should be very cautious about throwing even a single battery, let me tell you. And it is just not a throwing of battery, है ना, वो बहुत डेंजरस है। तो अर्बन माइनिंग का कंसेप्ट आया है ना, कि ये वेस्ट से किस प्रकार से रेयर मटेरियल जैसे कोबाल्ट, लिथियम, इवन गोल्ड निकलता है, वो अर्बन माइनिंग का कंसेप्ट आया है। सो दीज आर द केसेस ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी विच वी हैव आइडेंटिफाइड एंड जिस पर काम हो रहा है। सिमिलरली एग्रीकल्चरल रीजेनरेशन हो रहा है। एग्रीकल्चरल रीजेनरेशन, कंपोस्ट फॉर्मिंग, तो वर्मी कंपोस्ट तो हो ही रहा है, बट एट द सेम टाइम दिस कंसेप्ट ऑफ मल्टी लेयर्ड सीड बैंक्स हैव कम अप, है ना। बड़े बड़े जो संस्था है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या ICAR, इस तरह के जो संस्था हैं वो सीड पर काम तो करते ही हैं। छोटे छोटे रूरल ग्रामीण लेवल पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ऐसी महिलाएं जो है काम करती हैं जो ट्रेडिशनल सीड्स का को एकत्रित करके रख रही है, क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस पता है। बिकॉज दीज बायोलॉजिकली टर्मिनेटेड सीड्स जिसको हाई वैरायटी सीड्स हम लोगों को दिया गया था, वी ऑल नो द डिसएडवांटेजेस ऑफ दोज सीड्स, है ना। एक छोटा सा एक कार्यक्रम हमने अपने विभाग में रांची में किया था। वो ब्रिंजल का जो बीटी बैगन करके सीड्स आया था, सो देयर वाज व्हेन वी वेंट विद दैट फॉर अ वर्कशॉप इन द विलेजेस, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट। तो उनको और ये जो बीटी बैगन सीड्स दे रहे थे, दोनों ऑर्गेनाइजेशन को जब हमने मिलाया तो एक डिबेट हुआ। तो हमने पूछा उनसे जो फार्मर्स थे कि आप इनको यूज़ करते हैं? तो वो कहे हाँ यूज़ करते हैं, है ना। वो यूज़ करते हैं क्योंकि इससे प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक तो सीड नहीं निकलेगा, एक तो अलग बात है, बायोलॉजिकली टर्मिनेटेड है। लेकिन दूसरी बात है, वो सीधे बात अपनी भाषा में हमसे पूछे कि आप बताइए, जिस बैगन को कीड़ा मकोड़ा भी नहीं खाता है, क्या उस बैगन को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है? हाउ मच पेस्टिसाइड देयर इज इन दैट। और अपने खाने के लिए वो कहते हैं, अभी भी उनकी बारी में जाइएगा तो एक छोटा सा वो पोर्शन रखते हैं जिसमें वो गोभी या बैगन या जो हो अपने खाने के लिए, जिसको कि वो ऑर्गेनिक विधि से ग्रो करते हैं, बिकॉज दे हैव ऑल्सो रियलाइज द। बट येस, कमर्शियल यूज अगर है और दे ऑल्सो नीड मनी, तो वो वैसा हो रहा है। सो सीड बैंक्स का ग्रोथ हो रहा है। देयर इज जो वाटर रिसाइकलिंग फ्रॉम माइंस जो है वो इरिगेशन में जा सकता है और जा रहा है, वो भी आइडेंटिफाई हो गया है। देन लैंड रीपर्पसिंग, जो लैंड सैंड फिल से जो लैंड हो जाता है, इको पार्क बन सकता है वहाँ पर सोलर पार्क्स लग सकता है। तो इस तरह का काम झारखंड में आइडेंटिफाई हुआ था, रिसाइकलिंग एडवांटेज। और सबसे बाद में और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ का रीन्यूएबल पोटेंशियल जो है एनर्जी का, नॉट द एग्जॉस्टेबल पोटेंशियल बट द रीन्यूएबल पोटेंशियल, उस पर जब ध्यान गया तो झारखंड में इतनी धूप है, मेनी स्टेट्स आर जस्ट एनवियस ऑफ व्हाट वी हैव इन झारखंड। यहाँ पर नदी है, धूप है, सब कुछ है। सो झारखंड हैज मैसिव 66 गीगावाट पोटेंशियल इन सोलर एंड पंप हाइड्रो। एंड झारखंड ने 2022 में एक स्टेट सोलर पॉलिसी बनाया
जिसके तहत उन्होंने अपना कैपेसिटी को आइडेंटिफाई किया और कहाँ कहाँ से सोलर पावर हो सकता है ना। डैम्स पर गेतालसूद और धुरवा में स्टार्ट हो गया है, फ्लोटिंग सोलर आ गया है। कैनाल बहुत कम है यहाँ, बट कैनाल टॉप सोलर बन रहा है। वी हैव ग्राउंड सोलर प्लांट्स, वी हैव सोलर विलेजेस, 1000 सोलर विलेजेस आइडेंटिफाई हुए, कुछ बने हैं। इस तरह से बहुत सारे आइडेंटिफाई हुए। रीफोर्सिंग ऑफ स्किल हो रहा है और इसके लिए यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल पर हो रहा है। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल हो रहा है। ट्राइबल एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं और काम हो रहे हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर काम हो रहा है ना। ग्राम सभा और इंक्लूसिव कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट पर हो रहा है। एंड विद दीज एफर्ट्स दैट आर ऑनगोइंग, as keynote speaker, I had just the purpose to open the concepts of the seminar before you. There is immense potential in Jharkhand and we are looking up to and also pledging from here that we will do our bit in whatever way we can so that the transition is just and we soon see a Jharkhand, जो सोनार झारखंड हम कहते थे, वो साकार हो। जोहार। ग्लास आधा खाली है, आधा भरा है। संभावनाएं अनंत है, समस्याएं भी ढेर सारी है और इन समस्याओं से पार पाने का रास्ता क्या हो, इसकी एक रूपरेखा पूर्व वक्ता ने प्रस्तुत किया। हमारे बीच झारखंड लोक कला के नामचीन हस्ताक्षर और पद्मश्री विजेता श्री मधु मंसूरी हंसमुख जी उपस्थित हैं। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और मैं माननीय कुलपति BBMKU से आग्रह करूंगा वे इस महान विभूति को सम्मानित करने का कार्य करें। अब मैं कुल सचिव BBMKU डॉक्टर राधानाथ त्रिपाठी सर से आग्रह करूंगा कि वे कार्यक्रम से संदर्भित अपने विचारों को हमारे बीच रखें। Respected Honorable Vice Chancellor Sir, distinguished guest on the dais and of the dais, all my dear students, research scholars gathered here, participate in one day state level seminar on a topic which is very close to the heart of many people of the country, because when Jharkhand was announced as one separate state, that time we were very happy, because every time we were thinking why this region has been neglected, and once it got the statehood, that increased the hope of every Indian that Jharkhand will progress. And after 25 years, I came to Jharkhand. Now I am
outsider. But I see so many development that are taking place, and Madam has highlighted all issues, resources available, challenges and solutions, and steps that the Jharkhand government has taken or has initiated. So I would like to draw the attention of you to one very major issue of adopting a model of development. So the entire world is struggling with, in the 20th century as well as in the 21st century, about what should be the right way of development. So we have agreed to a concept called sustainable development, inclusive development. But how to define that concept of development, and who defines, more important is who defines that concept of development. So there are two models. One, start from the grassroots. Another, start from the top. The one that starts from the grassroots talk about a model that people decide. Who will decide what should be the best model for my development? So first the village, the community, the region, state, nation, then the earth. But another model that is dominating now is model that imposed from the top. So who decides, who defines what is sustainable? That is World Bank. That is America defines what should be the model that the village of Jharkhand will adopt. So this top-down model seems to be unchallenged now after first quarter of the 21st century, and particularly in recent years, what we have seen that everything is decided by our sovereignty, the manner of development, democracy, human rights. Everything is defined not by us, by the superpowers of the world. आप का बच्चे जब दुकान में जाते हैं तो चिप्स खरीदता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स खरीदता है, वो आपने प्रेस्क्राइब नहीं किया है, वो मल्टीनेशनल डिसाइड किया है आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, क्या बोलना है, which language you speak. Your culture, our culture is now being defined by the process of what we call so-called present-day globalization. In this age of globalization, our model of development is imposed on us. So in this background, I basically propose a question to all delegates in this conference to find out a suitable model of development that will preserve not only our
resources around our village, our culture, our dignity. So we should now explore what should be the third alternative that we have to ponder on, we have to explore. I'm from University of Delhi. We have been engaged in academic activities. But बहुत अच्छा लगा यहाँ आके मैं विजय साहब से बोल रहा था कि जब मैं आ रहा था इस रास्ता में, जो रोड का दोनों साइड और जो एनवायरनमेंट देखते हुए आया, तो मैंने बोला कि जब यहाँ अंदर आया तो अरे डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर, कि उससे मुझे लगा कि कितना एक्टिव है यहाँ पे एकेडमिक्स में, लोगों का कितना इंटरेस्ट है, वो मुझे अच्छा लग रहा है कि एकेडमिक्स नॉट ओनली एग्जिस्ट इन JU and JNU और IITs, it also exists in Jharia College, RSP College, Jharia. And thanks to the organizers for organizing such a wonderful seminar and inviting so many research scholars, authorities on this topic. And Madam has very detailed briefing of the topic. I was listening to her and very impressive, very insightful. And I think in entire day, many research papers will be presented, and I hope this seminar will come out with some recommendations, policy guidelines for the development of Jharkhand and towards achieving a sustainable and inclusive Jharkhand. With this, I again thanks to the organizers for organizing such a wonderful seminar. Thank you. थैंक यू सर। RSP कॉलेज झरिया इस कोलियारी इलाके का सबसे प्राचीन कॉलेज है और अब तो बहुत सारा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट बहुत सारे डिपार्टमेंट का सफल संचालन किया और नैक ग्रेडिंग में सबसे ज़्यादा CGPA पॉइंट RSP कॉलेज झरिया के पास है। हमारे बीच माननीय कुलपति महोदय उपस्थित हैं और चूँकि इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इनका यहाँ रहना विश्वविद्यालय में बहुत सारे कार्यों को बाधित कर रहा है, बहुत लोग के लिए असुविधा की भी बात है, तो प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए मैं माननीय कुलपति महोदय को आमंत्रित करूंगा कि वे अपना आशीर्वचन हम लोगों के बीच प्रेषित करें। देखिए, आप सब लोगों को सर्वप्रथम मैं अपने एवं विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से नमस्कार करता हूं। मंच पर जो गणमान्य बैठे हैं और मंच के सामने जो हमारे सीनियर, जूनियर, छात्र, छात्राएं, पत्रकार बंधु, प्रिंट और मीडिया एवं कोई छूट रहा हो जिनका नाम, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ।
क्योंकि इतना बढ़िया जो लेक्चर हमारे की नोट स्पीकर के द्वारा दिया गया है, शायद उतना बढ़िया यहाँ की स्थिति परिस्थिति के बारे में दूसरा कोई व्यक्ति बता नहीं सकता। मेरा केवल 3 एस्पेक्ट है। एक होता है पाठशाला, दूसरा होता है पाठ्यक्रम और तीसरा होता है पाठक। पाठशाला, पाठ्यक्रम और पाठक। अभी आप लोगों ने देखा है हमारे रजिस्ट्रार साहब ने इसके एम्बियंस को बताया, मतलब हमारा पाठशाला उत्तम है। की नोट स्पीकर के द्वारा इतना बढ़िया बताया गया, मतलब हमारा पाठ्यक्रम उत्तम है। अब एक कड़ी आती है पाठक, तो कहीं न कहीं हम इतने सब लोग इसमें बैठे हैं, उनमें कहीं न कहीं कुछ प्रयास करने में कमी रह जा रही है कि हमारे पाठक में उत्साह जो है शायद कम है, और उसी उत्साह को कवर करने के लिए अगर एजुकेशन के लाइन में आप देखेंगे तो जो आपका टॉपिक है इशूज, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, ये बहुत ही आसान है कहना इशूज, लेकिन अगर किसी व्यक्ति से कह दिया जाए एक डिफिकल्टी बताइए, एक इशू बताइए, एक प्रॉब्लम बताइए, कोई नहीं बता पाता। सिंगल इशू, सिंगल प्रॉब्लम, सिंगल डिफिकल्टी बहुत ही कठिन है। कहना जितना आसान है, आइडेंटिफाई करना उतना ही कठिन है। फिर चैलेंजेस उससे भी ज़्यादा कठिन है, और सॉल्यूशन अत्यंत कठिन है या अति कठिन है। तो इतना अच्छा चैलेंज को ये सब करते हुए जो हमारे कन्वेनर हैं डॉक्टर रामचंद्र जी, शायद मुझे अगर आंकड़ा सही ढंग से पता है तो विगत 1 साल में शायद ये पहला प्रयास होगा जो सेमिनार कराया गया, और वो सेमिनार स्पॉन्सर्ड है स्टेट गवर्नमेंट से, और वो स्पॉन्सर्ड कॉम्पिटिटिव है। मेरे रिकॉर्ड में ये पहला सेमिनार है जो स्टेट गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड है, और वो कॉम्पिटिटिव मोड में लाया गया है। मतलब आप बना के भेजेंगे, वहाँ स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग के बाद फंड अलॉटमेंट होता है। तो इनको मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर रामचंद्र। इन्होंने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया, लेकिन चूंकि इनको ये हमसे मिले हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इन्हीं का नाम रामचंद्र जी हैं। ठीक फोन पर भी एक आध बार इन्होंने हमसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन जब तक इशू हमको नहीं समझ में आता है मैं बात करने से घबराता। क्यों? जब इशूज ही नहीं पता है तो मैं सलूशन क्या दूंगा। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे हैं और सब चीज़ें हैं, और इसको हम लोग
कैसे बढ़िया करें। देखिए, ये हमारी उपलब्धि है, इसको मैं अपनी उपलब्धि मानूंगा। क्यों? हमारा एक फैकल्टी मेंबर कॉम्पिटिटिव मोड में सबमिट किया, वहाँ स्क्रीनिंग हुआ, उसको मिला। दूसरा उपलब्धि मैं मानूंगा डॉक्टर गिन्नी रानी, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव मोड में प्रोजेक्ट सबमिट किया और उनको झारखंड सरकार से पैसा मिला। ये मात्र जो है, अगर उपलब्धि कहा जाए तो 2 उपलब्धि है। बाकी इसी तरह से कॉम्पिटिटिव मोड में हम लोग आगे बढ़ते रहें और हर व्यक्ति प्रॉब्लम इश्यू आइडेंटिफाई करें और उसका सलूशन हम लोग बैठ कर निकालें, क्योंकि सलूशन निकालना आसान काम नहीं होता है। उससे महत्वपूर्ण होता है इश्यू को आइडेंटिफाई करना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं डॉक्टर रामचंद्र जी से, हो सकता है नाम में गलती तो नहीं ले रहा है, ठीक है, इनसे आशा करूंगा कि जितना स्टेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज आवे उनको एनलिस्टिंग करिए। एनलिस्टिंग करके मेरे पास व्यक्तिगत रूप से आइए, बैठ के हम लोग उसको डिस्कस करके और रिफाइन करके हम लोग जहाँ ज़रूरत होगा उसको वहाँ सहयोग किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि समस्याएं अनेक होती हैं। मन में इच्छा हो तो समाधान भी मिलता है। जो हमारा इतिहास या अतीत गवाह है, अगर आप अपने अतीत में देखेंगे तो शब्द भेदी बाण आपके पास था, उड़न खटोला आपके पास था, गुरुकुल पद्धत आपके पास था। उस गुरुकुल में पढ़े हुए लोगों के द्वारा अगर ऐसा चीज़ों को विकसित किया गया है जहाँ तक अभी विश्व का कोई भी साइंस पहुँच नहीं पाया। और चूँकि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हूँ, वहाँ के अक्सर मैं देखा हूँ कि जो संस्कृत के विद्वान होते हैं या जो मल्टीलिंगुअल होते हैं, जैसे संस्कृत इंग्लिश, संस्कृत हिंदी, इन लोगों का विदेशों में बहुत ही जो है मांग होती है और उनका काम कुछ नहीं होता है। जो भी आपके वेद पुराण या जो भी स्क्रिप्ट है वो लोग के पास है, वो लोग जो क्या करते हैं उसको पढ़वाते हैं, कई तरह से उसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, शब्दों का मीनिंग जानने का प्रयास करते हैं और उसी से रिलेटेड वो रिसर्च कर रहे हैं। मतलब जो भारत पहले कर चुका है उसको लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, यहीं के लोगों के सहयोग से। मतलब कहीं न कहीं हम लोग उसको भूल गए हैं। वही हमारा विशेष जो है इशूज है। अगर उसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपका झारखंड का यही शायद 17, 18 या 23 लैंग्वेज है। क्यों मुकुंद जी, कितना है? 26, 28। मतलब यहाँ की जो भी चीज़ें हैं 26 से 28 भाषा में उपलब्ध है। तो एक भाषा या 2 भाषा जानने वाला व्यक्ति तो वो इशू तक पहुँच ही नहीं पाएगा। क्यों? वो अपनी भाषा में बोलेंगे, उसका अर्थ हम अपनी भाषा में करेंगे। जैसे कल के ही न्यूज़पेपर में
कहीं का एक निकला हुआ था, ये कॉमन प्रॉब्लम है। इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन में अक्सर जो है मात्रा की गलती हो जाती है और उसका अर्थ का अनर्थ लगता है। उसी तरह से अगर 28 भाषा है तो हमारे पास कोई ऐसा साधन होना चाहिए कि उस एक शब्द का 28 भाषा में उसका जो है प्रोनाउंसिएशन हो, एक शब्द का 28 भाषा में स्क्रिप्ट हो। तो हमको तो इशू तो यहाँ का कोई नहीं समझ में आता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी इतना अपार है। अगर केवल हमारे बच्चे अपनी भाषा जान रहे हैं, वो इंग्लिश और हिंदी दो को वो जान जाए तो उनको इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गूगल हायर करेगा, सब लोग उसको हायर करेंगे और जिस रेट पर चाहेगा उस रेट पर अपने को वो मार्केट में स्थापित करेगा। लेकिन प्रश्न है कि ये केवल हमको अपॉर्चुनिटी पता है, इश्यू नहीं पता है। अगर इश्यू पता होता तो उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते थे। ठीक, इसके लिए क्या चाहिए? फंड चाहिए। झारखंड सरकार लाख नहीं करोड़ों का फंड देने के लिए तैयार है, करोड़ों का। लेकिन क्या ऐसी समस्या है, कौन सी ऐसी इश्यूज है जो झारखंड सरकार करोड़ों का फंड दे रही है? एक से एक यहाँ जो है सभागार में हिंदी के विद्वत हैं, इंग्लिश के विद्वत हैं, और हमारे बच्चे दूर दराज के माताएं, बहनें, भाई, बंधु जो 28 भाषा जान रहे हैं। तो कौन सा ऐसा इश्यूज है उसको हम लोग लिंक नहीं कर पा रहे हैं? सरकार पैसा दे रही है तो पैसे की तो कोई समस्या है नहीं, इतना सुंदर सुंदर पाठशाला है, इसकी भी समस्या नहीं है, इतने अच्छे पाठक हैं, इसकी भी समस्या नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं? इसको कौन करेगा? गूगल। गूगल क्या करता है? कुछ नहीं करता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। कुछ नहीं वो करता है, अच्छे से अच्छे लोगों को हायर रेट पर हायर करता है और उनसे इनपुट लेता है। आजकल तो घर बैठे ही इस काम को लोग कर सकते हैं। आप अपना जो है भाषा का लिख दीजिए कि हमको इन भाषाओं का ज्ञान है, साथ में इंग्लिश का और हिंदी का है। आप घर बैठे 5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप यहाँ से जाएगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, वॉइस होगा, उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, वॉइस को स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट सही है उसको चेक कर लेना। क्यों? मैं कई बार कह चुका हूँ अपने लैंग्वेज डिपार्टमेंट में, हिंदी में भी, क्या हम लोग कर नहीं सकते हैं? कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं, सरकार पैसा दे रही है, तो ऐसा कौन सा इश्यूज है जो नहीं होने दे रहा है? क्या हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं? दूसरा नहीं करेगा, दूसरा करेगा, वो बिजनेस मोड में करेगा, वो उसको बिजनेस मोड में करेगा, उससे पैसा अर्न करके करेगा। तो इन सब शब्दों के साथ मैं पुनः रामचंद्र जी को ये जिम्मेदारी देता हूँ कि जितने इश्यूज हैं उसको वो एनालिस्टिंग करें और हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ा जाए। साथ ही साथ जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ के प्रिंसिपल से एक चीज़ का अनुरोध करता हूँ
कि जब इतना अच्छा सब कुछ है तो हमारे से संबंधित जो भी एलुमनस हैं, एलुमनाई हैं, तो उनका आपके कॉलेज के पोर्टल पर, वेबसाइट पर पूरा लाइव होना चाहिए। ये कैसे होगा? आपके लिए एक फोटोग्राफी होना चाहिए, जो जहाँ से, जैसे हमारे जो है कंपेरर जो थे उन्होंने जो है बताया कि ये बहुत पुराना है कॉलेज, क्या उस समय के कुछ फोटोग्राफ्स होंगे उसको ऐड करिए, उस समय की कुछ स्क्रिप्ट होगी उसको लीजिए, उस समय का कहीं न कहीं वायस होगा उसको लीजिए, वो हिस्ट्री से लेके और उसको इसमें करते हुए वेबसाइट पर डालिए। और यहाँ से एक पढ़े हुए लोग हैं उनको जो है अपने एलुमनस साइट पर ऐड करिए। और विशेष रूप से जहाँ भी बुलाया जाता है मैं इसलिए जाता हूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपने धन को, अपनी पावर को पहचाने। अगर आप नहीं अपने पावर धन को पहचानेंगे तो हमारे एक्स रजिस्ट्रार साहब धनंजय जी हैं, इनके पीरियड में ये हमारे पास आए थे कि साथी प्रोग्राम है, ठीक, जिसमें शायद 200 करोड़ IIT ISM को दिया गया। राज्य सरकार ने साथी प्रोग्राम के अंतर्गत IIT ISM को हमारे विश्वविद्यालयों को मित्र बनाने के लिए कितना पैसा दिया गया है? 200 करोड़ उनको दिया गया है कि आप इनको मित्र बनाइए। अरे भाई, पैसा से थोड़ी मित्र कोई बना पाएगा। तो अगर IIT ISM को 200 करोड़ रुपया मित्र बनाने के लिए दिया गया है, यहाँ के कॉलेजेस को मित्र बनाइए, यहाँ के विश्वविद्यालय को मित्र बनाइए। और जब हमारी इतना अच्छी जो है पाठशाला है, इतना बढ़िया पाठ्यक्रम है, इतने बढ़िया पाठक हैं, तो क्या हम लोग एक परियोजना बनाकर झारखंड सरकार को नहीं दे सकते हैं कि विश्वविद्यालय के लोग अपने कॉलेज के लोगों को मित्र बनावे? विश्वविद्यालय के लोग अपने कॉलेज के लोगों को मित्र बनावे, सीनियर लोग अपने जूनियर को मित्र बनाए। अच्छा, आइडिया भी मैं दे रहा हूँ, इसको लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो है झारखंड सरकार को सबमिट किया हुआ है, ठीक, जाएंगे तो वो उसकी सॉफ्ट कॉपी भी दे देंगे और हार्ड कॉपी भी दे देंगे। करना भी कुछ नहीं है, जहाँ IIT ISM लिखा होगा वहाँ आप BBMKU कर दीजिए, और जहाँ BBMKU लिखा होगा वहाँ RSP झरिया कर दीजिए, PK राय कर दीजिए, आपका रेडी हो गया। अगर उनको 200 करोड़ मिला है तो आपके विश्वविद्यालय को मिल जाएगा, और आप मित्रता करते रहिए। अंत में एक शब्द कह के खत्म कर दूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि जो IAS हो आपसे बढ़िया हो, जो IITN हो आपसे बढ़िया हो। केवल डेसिमल के अंतर से वो उस साइड में चला जाता है, आप इस साइड में चले आते हैं। फिर कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है जिसके वजह से आप किसी स्थान विशेष पर रुक जाते हैं, और कोई फिर स्ट्रगल करते हुए कोई दूसरे स्थान पर चला जाता है। इसलिए जो एक भौतिक रूप में जो डिफरेंस दिखाई देता है, अगर उसका मूल रूप से गहन आप मूल्यांकन करेंगे
तो आप पाएंगे कि जो डिफरेंस दिखाई देता है वो मिथ्या है। तो सही क्या है? एक इश्यू को आइडेंटिफाई करिए, उस इश्यू का जो है सलूशन ढूंढिए, आपको पद्मश्री मिलेगा। एक इश्यू तो आइडेंटिफाई करिए, उसका सलूशन दीजिए, कोई नहीं रोक सकता है। अगर बाई चांस इसमें संकोच हो, संदेह हो, तो आपको पेटेंट मिलेगा। इस कार्य के लिए मैं आप लोगों का सहयोग करूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ कमियां होती हैं, ठीक। तो जो इश्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग मिलकर उसका सलूशन निकालेंगे। सलूशन निकाल कर हम लोग जो है प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे और पैसा आएगा और व्यक्ति इंडिपेंडेंट होगा। अगर विश्वविद्यालय को परिवार मानते हैं तो परिवार का हर व्यक्ति अगर समृद्धशाली होगा, शक्तिशाली होगा, ठीक, तो विश्वविद्यालय का नाम आगे होगा। अगर कोई भी पार्ट में कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो वो उसी प्रकार महसूस करेगा कि शरीर बहुत अच्छा है, किसी पार्ट में कोई खराबी है, कहीं किसी का बैक पेन हो रहा है, किसी का पैर में दर्द है, तो सर्वाइकल दिखाई देगा, उसका आउटपुट नहीं आएगा। तो हम लोग सब लोग मिलकर विश्वविद्यालय को हम लोग आगे बढ़ावें। इन सब चीज़ों में हम लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे। दो उपलब्धि आपके सामने दिखाई दी, अभी निकट भविष्य में और भी उपलब्धियां आएंगी। किसी भी शैक्षणिक संस्थान का बिल्डिंग बढ़िया बन गया, कोई उपलब्धि नहीं, वो मिथ्या है, केवल सोच का फर्क है, कोई उपलब्धि नहीं। क्यों? शब्द भेदी बात तो उस समय बना था जब स्कूल था ही नहीं, पेड़ के नीचे पढ़ते थे लोग। इस बिल्डिंग की क्या जरूरत है? इतना बढ़िया पाठ्यक्रम बन गया, उस समय तो कोई पाठ्यक्रम नहीं होता था। पहले सिद्ध करना पड़ता था कि आप शिक्षा लेने के पात्र हैं कि नहीं, शिक्षा आप लेने के योग्य हैं कि नहीं। इसलिए पाठ्यक्रम की भी कोई जरूरत नहीं है। इसका जस्टिफिकेशन ये है कि आप देखिए कितने नोबेल प्राइज विनर हैं और उसमें से कितने ने अपने सब्जेक्ट में पाया है। आपको निगेटिव में जाए, सबको, ज्यादातर लोगों को नोबेल प्राइज उसमें मिला है जिसमें वो पढ़े ही नहीं हैं, पढ़े कहीं और हैं, नोबेल प्राइज काम कहीं और किए हैं, नोबेल प्राइज उसको मिला। मतलब जहां आपका मन लगे उसी काम को आपको करना चाहिए, उसी में आप इश्यूज को ढूंढ पाएंगे, और जब इश्यूज ढूंढेंगे तो सलूशन। और अंत में डॉक्टर को क्या चाहिए? दवा उपलब्ध है, केवल बीमारी पहचानना है। और उसके लिए बहुत सारे मशीन लगाने पड़ते हैं, ये टेस्ट कराइए, ये टेस्ट कराइए, फिर डिस्कशन करिए, फिर पैनल डिस्कशन करिए। फिर जब पता चल गया ये इश्यू है तो सलूशन तो नहीं बता देगा, ये बीमारी है, इसकी ये दवा है, तो दवा उपलब्ध है, बीमारी का ही नहीं पता चलता है। तो वही है आपको इश्यू को ढूंढना। इन्हीं सब शब्दों के साथ कुछ समय हमने ज़्यादा लिया, हमारे जो है अच्छे प्रबुद्ध वर्ग के जो है वक्ता लोग हैं, और कमियां हर एक में होती हैं, कमियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, अच्छाइयों को आप
देखिए, मनन करिए, चिंतन करिए। अगर आपकी स्थिति परिस्थिति काल समय के हिसाब से अगर उपयुक्त है तो उसको अपनाइए, अगर नहीं उपयुक्त है तो उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करिए और फिर उसको अपने हिसाब से उसका अनुसरण करिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद।